हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का टॉपिक हमारा 11th स्टैंडर्ड के लिए चल रहा है। और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके पहले का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि उसने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो बताया था, रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करते। और उसी के साथ हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ वहाँ पे लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक्स बताए थे। अभी इसके बाद एक्चुअल हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है वहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के पहले कुछ साइंटिस्ट लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड की है, कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। तो चलते हैं उस पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले एक्चुअल लाइट के बारे में अगर हम देखते हैं तो लाइट के बारे में न्यूटन्स नाम का जो पहला साइंटिस्ट था, न्यूटन्स नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने लाइट का बिहेवियर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। उसने कहा था कि जनरली जो लाइट होता है वो टाइनी पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उससे वो बना होगा। लाइट जो है विजिबल लाइट वगैरह, वो लाइट किससे बना होता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से। और उस पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था कॉर्पुस्कला। और इसके कारण जो उस न्यूटन की जो लाइट के बारे में जो थ्योरी वहां पे डेवलप हुई थी, उस थ्योरी को उसने नाम दिया था कार्पुस्कलर थ्योरी। ठीक है। जो न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, उस न्यूटन ने लाइट के बारे में एक थ्योरी वहां पे डेवलप की थी, प्रपोज की थी। और उस थ्योरी के अनुसार जो लाइट होता है, विच आर कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट टाइनी पार्टिकल आर कॉल्ड एज अ कार्पुस्कलर। और इसके कारण उस न्यूटन के थ्योरी को ही नाम दिया गया कार्पुस्कलर थ्योरी ऑफ लाइट। और जो कार्पुस्कलर थ्योरी थी लाइट की, उस लाइट ने लाइट का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होता है वो सक्सेसफुली वहां पे एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन कर नहीं पाया। मतलब कुछ दिनों बाद वो जो थ्योरी थी न्यूटन की वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में और बाकी की जो पार्टिकल्स है उसके बारे में जो डेवलपिंग किया है, उसने जो बताया कि एक्चुअल जो लाइट होता है, लाइट या अदर टाइप के जो रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशन नेचर में वेव की फॉर्म में वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। मतलब लाइट या अदर टाइप के जो रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशन वहां पे इस प्रकार के वेव के फॉर्म में वो प्रोपोगेट होते हैं। और बाद में इस मैक्सवेल ने जो थ्योरी वहां पे डेवलप की गई, उस थ्योरी को नाम दिया गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। उसके अनुसार जनरली जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो भी वेव होता है, उसमें वो कंपोज्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के कंपाउंड से वो कंपोज्ड होता है। इसके कारण उस वेव को उसने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट था, उसका कहना था कि लाइट कैसे प्रोपोगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब लाइट को उन्हें वेव नेचर कहा था। लेकिन ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, वो भी कुछ टाइप के जो लाइट के प्रॉपर्टी थे, लाइक एज वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जो कुछ प्रॉपर्टी है वो भी ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई नहीं। इसके कारण नेक्स्ट वन, जो मैक्स प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन किया आगे। उन्होंने बताया कि जनरली जो भी रेडिएशन होते हैं, वेव्स होते हैं, तो वो कुछ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एक्चुअल वो क्या करते हैं, एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब लाइट एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, और वो जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है उसमें से जो लाइट है छोटे छोटे से पार्टिकल से बना होता है, और उसको उसने एनर्जी बंडल कहा था। मतलब ये जो छोटा पार्टिकल्स है उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, और उसको एक्चुअली एनर्जी होती है एच न्यू इतनी। तो उस पैकेट को, उस एनर्जी के पैकेट को, उस एनर्जी बंडल को उसने नाम दिया था क्वांटा, या उसी को उसने कहा था फोटॉन। मतलब लाइट जो होता है, कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट वहां पे वेव नेचर शो करता है, तो कुछ साइंटिस्ट बता रहे थे पार्टिकल का नेचर वो रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जैक्टली लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल है या वेव है। तो जनरली बाद में ऐसा समझ लिया कि जनरली जो लाइट है
और लाइट दोनों की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों का बिहेवियर शो करता है, लाइट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। तो मतलब वो दोनों का नेचर शो करता है, दैट मीन्स लाइट आर शो द ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट होता है, जब लाइट किसी के साथ किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट होता है तो इट एक्ट एज वहां पे क्या होगा, वो पार्टिकल का नेचर शो करता है, और जब लाइट प्रोपोगेट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है। ठीक है, तो ऐसा वहां पे बता दिया था। अभी हमें जो वेव थ्योरी थी, वेव थ्योरी के अनुसार हमने बताया कि जनरली जो वेव होता है वो वेव इस तरह से क्या होता है, प्रोपोगेट होता है, प्रोपोगेट होता है, और जिस डायरेक्शन से वो प्रोपोगेट होता है, जिस डायरेक्शन में वो जाता है, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, और जनरली ये जो वेव है, इस वेव की जो लाइन है, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन हम उसको बोल सकते हैं। इससे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो हाइट है, मतलब एक जो वेव होता है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ध्यान में रखना है, और जो नीचे का जो पार्ट है एक्चुअल इसको हम कहते हैं वहां पे ट्रथ, ट्रथ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रथ, तो यहां से क्रेस्ट और ये ट्रथ, सिमिलरली दूसरा क्रेस्ट और ये जो दूसरा ट्रथ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे बताने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जहाँ पे लाइक एज वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, तो ऐसे कुछ डेफिनेशन हमें वहां पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कुछ डेफिनेशंस। उसमें से पहली रहेगी वेव लेंथ। वेवलेंथ को हम ग्रीक लेटर इस लैम्बडा लेटर से वहां पे रिप्रेजेंट कर दें तो जनरली वेवलेंथ मतलब क्या है, जनरली जो हम सक्सेसिव या कॉन्सेक्टिव अगर क्रेस्ट, दो क्रेस्ट या दो कॉन्सेक्टिव ट्रथ कंसिडर करेंगे तो उन दोनों की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। किसी भी दो कॉन्सेक्टिव मतलब सक्सेसिव क्रेस्ट या कॉन्सेक्टिव है मतलब या सक्सेसिव ट्रथ जो रहेंगे, एडजेसेंट जो ट्रथ और क्रेस्ट रहते हैं उसमें जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। सो सबसे पहली डेफिनेशन, वेवलेंथ मतलब क्या है, डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्टिव या एडजेसेंट बोल सकते हो, टू कॉन्सेक्टिव क्रेस्ट या तो फिर टू कॉन्सेक्टिव ट्रथ इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। समझ में आ रहा है, वेवलेंथ मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crest or two consecutive truth, that distance is called as a wavelength. Wavelength is denoted by lambda, जो ग्रीक लेटर है लैम्बडा, उस लैम्बडा से हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट रहेगा उस एसआई यूनिट है एक्चुअल मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इस टाइप से यूनिट जो है वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो इसका एसआई यूनिट रहेगा वो रहेगा मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हुई यहाँ पे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के बारे में आपको मैंने बताया कि जनरली जो वेव होता है उस वेव के जो टू एडजेसेंट क्रेस्ट है या जो एडजेसेंट ट्रथ है उनका जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। सो देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्टिव क्रेस्ट या टू कॉन्सेक्टिव ट्रथ या टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रथ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। ठीक है, और वेवलेंथ के बारे में हमने बताया कि जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ को अगर हम देखेंगे तो वेवलेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस लैम्बडा, ग्रीक लेटर लैम्बडा का यूज करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है ये समझने के लिए डायग्राम थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें डेफिनेशन बतानी है, तो ये एक्चुअल कौन रहेगा, क्रेस्ट, ये भी कौन रहेगा क्रेस्ट, ये भी कौन रहता है क्रेस्ट, ये कौन है यहाँ पे ट्रथ, ट्रथ, और ये जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो अभी दूसरी डेफिनेशन है वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद हमें बताना है वहां पे फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ
वेवलेंथ के बाद हमें क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम v से, यहाँ पे इसको हम न्यू कहते हैं एक्चुअल, एन यू न्यू, तो न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, तो फ्रीक्वेंसी देखने से पहले एक्चुअल वेव का अगर हम देखेंगे तो एक क्रेस्ट और एक ट्रथ मिला के क्या बनता है, एक वेव बनता है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट का भी एक रेफरेंस पॉइंट हमें कंसीडर करना है, और सपोज हम 1 सेकेंड का ऑब्जर्वेशन करेंगे। 1 सेकेंड में इस रेफरेंस पॉइंट में से कितने नंबर ऑफ वेव वहां से पास होते हैं, उन नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग थ्रू द रेफरेंस पॉइंट। जितने सारे नंबर ऑफ वेव्स किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से, किसी भी एक गिवन पॉइंट्स में से पास होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है, एक वेव मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रथ बना के क्या मिलता है, एक वेव। तो क्या होगा, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट हम कंसीडर करेंगे और वॉच में देखेंगे तो एक सेकेंड में सपोज यहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड में यहाँ से 6 वेव्स पास हुए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 6। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, किसी भी गिवन पॉइंट में से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट में से 1 सेकेंड में जितने सारे नंबर ऑफ वेव उसमें से पास होते हैं, that is called as a frequency. So the number of waves which are passing through a reference point in a 1 second is called as a frequency. और frequency is denoted by the nu, ठीक है। nu से हम रिप्रेजेंट करते हैं, nu denoted by v, जैसा ही लग रहा है आपको, तो denoted by nu, ठीक है। और जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को अगर हमें मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट करने के लिए उसके लिए जो यूनिट होता है वो रहेगा हर्ट्ज। एच जेड से हम उसको रिप्रेजेंट कर दें, HERTZ, हर्ट्ज का जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा वो HZ। इसके अलावा आगे बड़े जो यूनिट्स रहेंगे, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज वगैरह, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी गिवन पॉइंट से, किसी भी रेफरेंस पॉइंट में से 1 सेकेंड में, टाइमिंग 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव उसमें से पास होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थर्ड नंबर डेफिनेशन है वेव नंबर। वेव नंबर जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बार। ये जो न्यू है उस न्यू पे ही क्या किया है, बार साइन दिया है, नेगेटिव साइन दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यू बार कहेंगे। तो अभी ये क्या रहेगा, मतलब वेव नंबर क्या रहेगा, तो जनरली क्या होता है, सपोज ये जो वेव है, इस वेव का जो लेंथ है, सपोज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, ऐसा कंसिडर करेंगे हम, बहुत बड़ा दिख रहा है, कंसिडर करने के लिए क्या जाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का ये रेडिएशन है सपोज, तो 1 सेंटीमीटर में इस रेडिएशन में कितने नंबर ऑफ वेव्स उसमें एक्यूमुलेट होते, सपोज इस 1 सेंटीमीटर में 1 2 3 और एक 4 नंबर ऑफ वेव्स उसमें एक्यूमुलेट होते हैं, तो मतलब उसका जो वेव नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 4। मतलब जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन के 1 सेंटीमीटर के पाथ में जितने सारे नंबर ऑफ वेव्स उसमें एक्यूमुलेट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द वेव नंबर। सो द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच कैन बी एक्यूमुलेटेड, the number of waves which can be accumulated in the 1 centimeter path of radiation, किसी भी रेडिएशन का, किसी भी वेव का, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो 1 सेंटीमीटर का पाथ है, उस 1 सेंटीमीटर के पाथ में जितने नंबर ऑफ वेव उसमें एक्यूमुलेट होते हैं, जितने नंबर ऑफ वेव उसमें अवेलेबल होंगे, उस नंबर ऑफ वेव को हम क्या कहते हैं, और उनको ही हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। सो द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच कैन बी accumulated, the number of waves which can be accumulated in the 1 centimeter path of radiations, ठीक है, are called as the wave number। और जो वेव नंबर होता है, उस वेव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू बार का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द न्यू बार। और एक्चुअल जो न्यू बार होता है, वो न्यू बार एक्चुअल क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा। इसका रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, मतलब वेवलेंथ का। सो इट इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो इसके कारण अगर हम इसको जो वेवलेंथ है उसको अगर हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम
इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर में करेंगे तो मीटर इनवर्स, ये इसके लिए यूनिट रहेगा। ठीक है, दिस इज द अनदर वन डेफिनेशंस। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर की डेफिनेशन है वो रहेगा एम्पलीट्यूड। क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड। तो नेक्स्ट वन डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड मतलब क्या है अभी कि जनरली अगर हम देखते हैं तो ये जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, उस लाइन ऑफ प्रोपोगेशन के कारण, एक लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, एक मिनट, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, जो भी हम वहां पे वेव कंसिडर कर रहे हैं उस वेव का जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, उस लाइन ऑफ प्रोपोगेशन को हम क्रेस्ट या तो फिर जो ट्रथ है उस ट्रथ को अगर कंसिडर करते हैं तो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन से जो क्रेस्ट है उस क्रेस्ट की जो हाइट है वो हाइट, या तो फिर लाइन ऑफ प्रोपोगेशन से जो ट्रथ है उसकी जो डेप्थ रहेगी वो डेप्थ, उस क्रेस्ट के हाइट को या तो फिर जो ट्रफ है उसके डेप्थ को फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। सो द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रथ, लेकिन कहां से काउंट करना है, कहां से, फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन आर कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन हमने वेव के बारे में बताई। सबसे पहले वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ में हमने बताया वेवलेंथ मतलब क्या है, जो वेव होता है उस वेव में दो एडजेसेंट क्रेस्ट या दो एडजेसेंट ट्रथ, उनके बीच में जितना सारा डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ मतलब the distance between the two consecutive crest, consecutive, adjacent, successive, कोई भी एक वर्ड आपको याद रखना है, the distance between the two consecutive crest or two consecutive trough, that is called as a wavelength. Wavelength is denoted by the Greek letter like as lambda, lambda का साइन इस तरह से रहेगा। The SI unit for that wavelength is the meter। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड नंबर की डेफिनेशन वहां पे बताई है, सेकेंड नंबर की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जो भी हम वेव कंसीडर करते हैं उस वेव में गिवन पॉइंट होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा, उस रेफरेंस पॉइंट में से वेव, एक वेव मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रथ मिला के क्या बनता है, एक वेव। तो सपोज यहाँ पे हमने एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया तो 1 सेकेंड में जितने सारे नंबर ऑफ वेव उसमें से पास आउट होंगे, उन नंबर ऑफ वेव को हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच कैन आर पास थ्रू अ गिवन पॉइंट और थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट, दैट आर कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। आ रहा है समझ में, the number of waves which are passed through a reference point in a 1 second is called as a frequency. Frequency is denoted by the nu, nu का साइन इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये nu से हम रिप्रेजेंट कर दें, एंड द यूनिट फॉर द फ्रीक्वेंसी इज द हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, वो भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं, बड़े यूनिट। ठीक है, उसके बाद थर्ड डेफिनेशन हमने बताई वेव नंबर। तो वेव नंबर मतलब अगर हम किसी भी वेव का जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव का 1 सेंटीमीटर का पाथ कंसीडर करते हैं और उस 1 सेंटीमीटर पाथ में अगर हम नंबर ऑफ वेव अगर काउंट करेंगे तो वेव नंबर मतलब क्या है, वेव नंबर मतलब जो भी हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 सेंटीमीटर का एक पाथ ऑफ रेडिएशन कंसीडर करते हैं और उसमें जितने नंबर ऑफ वेव उसमें एक्यूमुलेट होंगे उन नंबर ऑफ वेव को ही हम क्या कहते हैं, उसका वेव नंबर। सपोज ये 1 सेंटीमीटर पाथ का रेडिएशन है, उसमें एक क्रेस्ट एक ट्रथ मतलब एक वेव, 2 3 4 और सपोज 5, तो ये 5 है, तो इसका वेव नंबर कितना रहेगा, 5। ठीक है, so the number of waves which can be accumulated in the 1 centimeter path of radiation, that are called as the wave number, और wave number is denoted by the nu bar, जो ऊपर का ही nu था उसका हमने बार साइन में लिख दिया है।
ठीक है। और उसके बाद हमने बताया कि जनरली जो न्यू बार होता है, मतलब जो वेव नंबर होता है, विच आर द रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल रहेगा, टू इट्स वेवलेंथ। इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। जो यूनिट रहेगा, यूनिट क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा, मतलब लैम्डा को अगर ऊपर में लेंगे तो अगर लैम्डा इस सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर दे तो उसको हम सेंटीमीटर इनवर्स कहेंगे, मीटर में एक्सप्रेस कर दे तो मीटर इनवर्स। और लास्ट वन डेफिनेशन हमने बताई है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मतलब हमने क्या किया है, जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, उस लाइन ऑफ प्रोपोगेशन से क्रेस्ट की हाइट या लाइन ऑफ प्रोपोगेशन से जो डेप्थ है ट्रथ की, तो वो डेप्थ या क्रेस्ट की हाइट को या ट्रथ के डेप्थ को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। सो द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रथ फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ए इस लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड एक्चुअल जो लाइट होता है या जो वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसका जो ब्राइटनेस है, उसका जो ब्राइटनेस के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ डेफिनेशंस वहाँ पे रिप्रेजेंट किए, कुछ डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन कर दिए। इसके आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।